गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग ज्योग्राफी का क्विज शुरू करते हैं। इसमें ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको देखने को मिलेगा और इसको कोई पूरा कर लेगा तो दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हों और आपका गलत हो जाए। सब आप सही करने में सक्षम हो जाओगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है पहला कथन? ब्रह्मांड के संदर्भ में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कोपरनिकस ने किया था। जियोसेंट्रिक और एक होता है हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब दुनिया में क्या है, पृथ्वी केंद्र में है और उसके चारों तरफ ही पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, यानी अनेक ग्रह है। और हेलियोसेंट्रिक जिसमें होता है कि सूरज केंद्र में है और सूरज के चारों तरफ ही पूरे ब्रह्मांड का विस्तार है। तो बात हो रहा है जियोसेंट्रिक का। किसने किया था? कोपरनिकस ने। अच्छा, दूसरा देखते हैं। जियोसेंट्रिक अवधारणा या प्रतिपादित करता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। तो दूसरा आपका गलत हो गया क्योंकि वह हेलियोसेंट्रिक करता है। और पहला है कि जियोसेंट्रिक की अवधारणा कोपरनिकस नहीं, कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। यानी इसका उत्तर कौन होगा? तो डी होगा, यानी न तो एक न तो दो। थोड़ा देख लेते हैं। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन आरंभिक खगोलशास्त्री क्लॉडियस, यहाँ देखिए, टोल्मी महोदय ने किया था। और जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, न कि सूर्य है। और ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पना हीलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कोपरनिकस ने सन 1543 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिया हुआ है और इसके प्रतिपादक महोदय का नाम है। जैसे पहला है बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर, साम्यावस्था का सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडविच, दोलन सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बॉन्टी। अब बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर ए होगा, यानी केवल ए। यहाँ देखिए, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर, यह सही है। बाकी दोनों को देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, अतः पहला सही है। और दूसरा, यहाँ देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बॉन्डी ने प्रतिपादित किया था। थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बॉन्डी साम्यावस्था का सिद्धांत। और दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडविच, डॉक्टर एलन सैंडविच ने दोलन का सिद्धांत दिया था। तीसरा क्या है? यहाँ देखिए, आकाशगंगा का केंद्रीय भाग बल्ज कहलाता है। आकाशगंगा में 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। घूर्णनशील भुजाओं में तारे का संकेंद्रण अत्यधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? जो आकाशगंगाएं हैं उसमें सामान्यतः 2 भुजाएं होती हैं, अतः दूसरा तो गलत होगा। दूसरा गलत है तो आपका सही कौन होगा? केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, आकाशगंगा विशाल संख्या में तारों का समूह है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 मिलियन तारे होते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी मिल्की वे में लगभग 1 लाख मिलियन तारे हैं। संरचना की दृष्टि से एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। 3 भुजाएं होती हैं। आकाशगंगा का केंद्रीय भाग बल्ज में तारों का जमाव अधिक होता है, यानी जो केंद्र है उसमें तारों का जमाव अधिक होता है और बाहर की तरफ कम होता है, न कि घूर्णनशील भुजाओं में। और लीमन अल्फा बल्ज अमीबीय संरचना की 20 प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का समूह है, जबकि एंड्रोमेडा यानी हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वेव से सबसे निकट की आकाशगंगा, यानी मिल्की वेव हम लोगों की आकाशगंगा, इससे सबसे निकट कौन है? तो एंड्रोमेडा है। और सबसे बड़ा आकाशगंगा उसका नाम है अल्फा बोलॉप्स, जो अमीबीय संरचना की तरह है। और सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। इस यहाँ उपस्थित चमकीले व शीतल तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। साइरस या डॉग स्टार सूर्य से दुगने द्रव्यमान का तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। वहीं
प्रोक्सीमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है जो सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और मास्ट यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है जो फतेह सागर उदयपुर राजस्थान में अवस्थित है। चौथा में देखिए, तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हुआ है। सही है। रक्त दानों में विस्फोट से श्वेत वामन यानी रक्त दानों यानी रेड जाइंट में विस्फोट होगा तो वे तारे श्वेत वामन में बदल जाते हैं। इसमें कौन सा सही है? पहला सही है और दूसरा भी नहीं सही है। क्यों? यहाँ देखिए, घूर्णनशील आकाश गंगा ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल को प्रभावित करती है। इस तरह परस्पर गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस क्रम में हाइड्रोजन क्या होगा? हीलियम में बदलेगा और इस अवस्था में यह क्या होगा? तो तारे का निर्माण होता है। तारा बनने के बाद केंद्रीय हिस्से में हाइड्रोजन अगर समाप्त हो जाए तब क्या होगा? तो यह भाग संकुचित व गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहरी हिस्से में हाइड्रोजन अभी है यहाँ पर से हीलियम की बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके उपरांत धीरे धीरे ठंडा होने से इनका रंग कैसा होगा? तापमान कम होगा तो लाल हो जाएंगे। इसे ही रक्तदानव कहा जाता है। पुनः हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी धातु या भारी पदार्थ जैसे लोहा आदि में बदल जाता है, जिससे तारों में तीव्र विस्फोट यानी सुपरनोवा विस्फोट होता है। इसके बाद सूर्य के द्रव्यमान के सापेक्ष इसे श्वेत वामन यानी जीवाश्म तारा अथवा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर की संज्ञा दी जाती है। अगर सूरज के द्रव्यमान से 1.4 गुना छोटा है तो क्या होगा? उसका सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा। अगर सूरज के साइज का तारा है तो वही जीवाश्म तारा यानी श्वेत वामन तारा के रूप में बनकर रह जाता है। श्वेत वामन शीतल होकर काला वामन में बदल जाता है, यानी तारा अब मर गया। यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.44 मास समय है, यानी सूरज की तुलना में उसका मास है। कुछ अंशेखर सीमा कहा जाता है। सही है। सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे को ब्लैक होल कहते हैं। गलत, वो अधिक वाला न होगा। यहाँ देखिए, 1.44 जो मास किसके बराबर? सन के बराबर कुछ अंशेखर सीमा कहा जाता है। सही है। और दूसरा है, रक्तदानों यानी रेड जाइंट तारों में सुपरनोवा विस्फोट के फलस्वरूप तारों का द्रव्यमान 1.44 से कम होने पर वह मिलित होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, यानी व्हाइट ड्वार्फ है। यह एमएस का तात्पर्य सूर्य के द्रव्यमान से है। और यही श्वेत वामन तारे ठंडा होकर काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाते हैं। अतः दूसरा गलत हो गया। और 1.44 से अधिक द्रव्यमान वाले तारों में मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग प्राप्त कर नाभिक के चारों ओर चल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उसके नाभिक से, अतः केवल न्यूट्रॉन शेष बचता है। यह अवस्था न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहलाता है। अब न्यूट्रॉन तारा भी लंबी समावधि में सिकुड़ कर उच्च घनत्व के द्रव युक्त पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र कहते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक होल एक उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। सही है। ब्लैक होल से किसी द्रव या प्रकाश का पलायन संभव नहीं है। यह भी सही है। ब्लैक होल की सीमा जहां से कोई वस्तु बचकर नहीं निकल पाती है, यह घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन कहलाती है। और घटना क्षितिज पिंड किसी पिंड पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऐसा थोड़ा है कि वो किसी भी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, किसी भी वस्तु पर वह डालता है। तो यानी इसका उत्तर 1, 2, 3 होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। यहाँ देखिए, सामान्य सापेक्षता के अनुसार ब्लैक होल उच्च गुरुत्वाकर्षण वाली खगोलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र से प्रकाश सहित किसी अन्य द्रव का पलायन संभव नहीं है। और ब्लैक होल की वह सीमा जहाँ से किसी वस्तु का पारगमन संभव नहीं है, घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन कहलाती है। इसलिए कथन 3 भी सही है। इसके बावजूद घटना क्षितिज अपने संपर्क में आए किसी वस्तु के नियति और हालात को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, जबकि वहाँ लिखा था नहीं करती है। इस तरह ब्लैक होल एक अदृश्य खगोलीय क्षेत्र है।
इस संकल्पना का प्रतिपादन जॉन व्हीलर ने किया था। और रॉक ब्लैक होलों का एक समूह है, जबकि क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं कथन क्या है। कथन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। तो यह तो पहला ही गलत हो गया। सूर्य का बाहत्तम भाग कोरोना कहलाता है। और तीसरा है, कोरोना से यदाकदा निकली परमाणुओं का तूफान सौर ज्वाला कहलाता है, यानी सोलर फ्लेयर्स। तो इसमें से कौन सा कथन है? तो इसमें 7वां में केवल इसका सही उत्तर कौन है? तो केवल बी है, यानी सूर्य का बाह्यतम भाग कोरोना कहलाता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, ना कि यहाँ देखिए विखंडन है, यहाँ संलयन है। अतः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होगा? सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर हीलियम में बदल जाता है। और सूर्य का दृश्य भाग प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है, जबकि बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है कोरोना कहलाता है। और सूर्य से यदाकदा निकली परमाणुओं का तूफान जो सूर्य की आकर्षण शक्ति से परे अंतरिक्ष में चला जाता है सौर ज्वाला कहलाती है। और यह सौर ज्वाला सूर्य के प्रकाश मंडल से निकलती है, न कि कोरोना से, इसलिए यह तीसरा भी गलत हो गया। यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर हवा से टकराने के बाद रंगीन प्रकाश यानी ऑरोरा लाइट उत्पन्न करती है। और यह परिघटना उत्तरी ध्रुव, मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव पर इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑरोरा बोरियलिस। और दक्षिणी ध्रुव पर यानी ऑस्ट्रेलिया में इसको कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब 8वां देखते हैं। सौर कलंक सूर्य के तापमान की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। सौर कलंक बेतार संचार व्यवस्था में सहायक है। ऐसा हो सकता है कि वे बेतार व्यवस्था में सहायक हो, नहीं, वे बेतार व्यवस्था को चौपट कर देते हैं। तो दूसरा गलत। सौर कलंक सूर्य के तापमान की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, नहीं, ऐसा भी बात नहीं है, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, न तो 1 न तो 2। सौर कलंक का तापमान सूर्य की तुलना में कम, लगभग 1500 डिग्री सी होता है। और जिस स्थान पर सौर ज्वाला निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इसे ही सौर कलंक यानी सोलर स्पॉट्स कहते हैं। सौर कलंक से प्रबल चुंबकीय विकिरण निकलता है जो पृथ्वी पर बेतार संचार प्रणाली को बाधित करता है, न कि सहायता करता है। और सौर कलंक की प्रक्रिया लगभग 11 वर्षों में पूरी होती है, जिसे सौर कलंक चक्र कहा जाता है। इसरो ने सूर्य के कोरोना एवं बेतार संचार व्यवस्था में व्यवधान के अध्ययन हेतु आदित्य 1 नामक उपग्रह की निर्माण प्रक्रिया आरंभ की है। अभी इसको छोड़ा नहीं गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 9वां में क्या है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, यानी यह मान लेते हैं कि कोई प्लानेट है, यह सूरज हो गया। तो सारे ग्रह का जो पाथ है कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, ऐसा है नहीं है, शुक्र उल्टा है। सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं। तो ये दूसरा तो सही हो गया, पहला गलत है। अतः क्या होगा आपका? न तो आपका ए होगा न ए होगा, केवल इसका बी सही होगा। और पृथ्वी केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है। तो हाँ, यह बात सही है, क्योंकि पृथ्वी का पेरेंट कौन है? तो सूर्य ही है। आमतौर पर सभी ग्रह सूर्य की पूर्वाभिमुख प्रक्रिया करते हैं, किंतु शुक्र एवं अरुण इसके अपवाद हैं। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कौन? तो शुक्र और अरुण, बाकी पूरब से पश्चिम। सूर्य के सापेक्ष सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल है, जिस पर वे अपने अपने दिशा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी केवल सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित होती है। यद्यपि रात में चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश द्वारा भी पृथ्वी चमकती है, परंतु चंद्रमा भी स्वप्रकाशित नहीं है, उसके भी ऊर्जा का स्रोत सन ही है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में केवल 1 सेकेंड का
समय लगता है। 10वां में क्या है, सौरमंडल का 50% भाग सूर्य द्वारा निर्मित है। और दूसरा क्या है, सौरमंडल का 5% हिस्सा ग्रहों द्वारा निर्मित है। इसमें भी क्या होगा, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि सन का वेट अधिक है और अन्य ग्रहों का वेट कम है। यहाँ देखिए, सूर्य द्वारा सौरमंडल का लगभग 99.85% हिस्सा निर्मित है, जबकि ग्रहों द्वारा केवल 0.135 हिस्से का ही निर्माण हुआ है। सौरमंडल में यहाँ देखिए, सन ही सब कुछ है, यानी 99.85%, ग्रह 0.135%, धूमकेतु 0.01 और अन्य ग्रह यानी उपग्रह तो ये 0.5% बहुत कम है। अब आगे देखिए, थोड़ा अन्य प्लानेट के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, तो यह पहला सही है। दूसरा है, बुध ग्रह में वायुमंडल काफ़ी सघन है, ऐसा तो है नहीं, गलत हो गया। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो यह सही है, अतः इसका उत्तर 1 और 3 सही होगा। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। उसमें आता है एक आंतरिक ग्रह यानी कि स्थलीय ग्रह, यानी कि उसका नाम आता है अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसमें आता है कौन कौन, तो सबसे पहले नज़दीक कौन है, बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह या इनर ग्रह कहते हैं। और एक होता है जो बाह्य ग्रह या जुबियन ग्रह, जो कौन कौन आएगा, तो उसमें से आएगा आपको बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण। यम क्या हो गया, तो वह ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। और इनर प्लैनेट इसको कैसे कहते हैं, यानी कि या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब जिसका संरचना पृथ्वी जैसा हो, यानी सघन व चट्टानी सतह हो। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अवस्थित होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, इस कारण यहाँ दिन का तापमान काफ़ी उच्च होता है, जबकि रातें बर्फीली होती है। फलस्वरूप यहाँ जीवन संभव नहीं है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि शुक्र आकार, द्रव्यमान एवं घनत्व में पृथ्वी से काफ़ी निकट है। वहीं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जोवियन ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में काफ़ी बड़े और बृहस्पति के समान गैसीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, बुध एवं शुक्र के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो याद कर लीजिए, यह दोनों सही है, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह का है। गैनीमीड क्या है, यहाँ देखिए, यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे अधिक उपग्रह किसका है अभी वर्तमान में, तो शनि का है। और बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। और बुध और शुक्र के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मंगल के पास 2 हैं, एक डिमोस और फोबोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और फोबोस, यहाँ देखिए फोबे एक शनि का उपग्रह, फोबे जो शनि के विपरीत चक्कर लगाता है। और उनके पास लगभग 27 और वरुण के पास 13 और वर्तमान में शनि के पास लगभग 82 सैटेलाइट है। तीसरा क्या है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता है। और यहाँ देखिए, दूसरा है आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इसमें सही कौन है, इसका बी जो है यानी 2 और 3 सही होगा। पहला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहाँ देखिए, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 90 से 95% है, न कि मीथेन की। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल रंग की दिखाई देती है। और इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन और आर्गन भी मौजूद हैं। बृहस्पति ग्रह के समान ही शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। और अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून के वायुमंडल का निर्माण भी इन्हीं गैसों के संयोजन से हुआ है। चौथा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा या से बृहस्पति ग्रह के विशिष्ट लक्षण है। तो विशिष्ट ग्रह यानी किसका, तो बृहस्पति ग्रह के विशिष्ट लक्षण विद्युतीय प्रकाश यानी सर्कुलर लाइट, अंधेरी पट्टी डार्क बैंड, 12 उपग्रहों द्वारा विद्युतीय रूप से घिरा होना। इसका सही क्या है, तो सब के सब सही हैं। ऐसा क्यों, देखिए,
वृत्तीय प्रकाश यानी सर्कुलर लाइट, अंधेरी पट्टी, डार्क बैंड और 12 उपग्रहों द्वारा वृत्तीय रूप से घिरे रहना बृहस्पति की अद्वितीय विशेषताएं हैं। बृहस्पति की ये विशेषताएं उसे अन्य ग्रहों से विभेदित करती हैं। उल्लेखनीय है कि शनि में 3 वलय होते हैं और यह 9 उपग्रहों द्वारा घिरा रहता है। शनि की भांति अरुण के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। अरुण को लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन 5, सुपरमून पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता है। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे सुपरमून पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता। ब्लू मून का तात्पर्य पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाशित भाग से है। ब्लू मून। ब्लड मून का तात्पर्य लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों से है। सही उत्तर कौन होगा? तो यहाँ देखिए बी होगा, यानी पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऐसा क्यों, देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष दीर्घ वृत्ताकार पथ, यानी पृथ्वी यह है तो चंद्रमा इस तरह से पथ पर परिक्रमा करते हुए एक समय ऐसी स्थिति में गुजरती है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम हो, और एक स्थिति आएगा जब अधिकतम होगा। एक समय नज़दीक होगा, यानी पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी नज़दीक, और एक समय एक स्थिति दूरी अधिकतर। तो एक होगा एपीहेलियन और पेरीहेलियन, यह सूर्य से संबंधित होता है। अपोजी और पेरीजी यह चंद्रमा से संबंधित है। क्लियर है? पेरीजी यानी पास, मतलब सुपरमून यानी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी निकटतम। अपोजी यानी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे दूरी, माने सबसे दूरस्थ बिंदु। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, पेरीजी यानी फुल मून कॉमन सी स्थिति है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होगी तो चंद्रमा का आकार बड़ा दिखाई देगा। और सुपर मून का तात्पर्य पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता से है। जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को चांद, यानी क्या कहा जाएगा, उसमें चांद को ब्लू मून कहेगा। और लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून या टेट्राइड कहा जाता है। जबकि यहाँ देखिए, पृथ्वी जब चंद्रमा पर अपनी पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इस क्रम में चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। छठा क्या है? उल्कास्म एक खगोलीय पिंड है जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व वायुमंडल में जलकर राख हो जाते हैं। तो क्या होगा? इसका दोनों उल्टा है, यानी उल्कास्म आकाश में ही रह जाते हैं, यानी मीटराइड। यहाँ देखिए, एक है उल्कास्म यानी मीटर्स, यानी ये हवा में ही जलकर खाक हो जाएंगे। और एक होता है मीटराइड्स यानी उल्कापिंड, जो चट्टानों के निर्मित है और वायुमंडल में जलने के बाद भी कुछ शेष रह जाते हैं और पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं। क्लियर है? 7वां क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पुच्छल तारे यानी कॉमेट्स सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में घूमते हैं। और दूसरा है, पुच्छल तारे समयावस्था में बिना पूछ के होते हैं। तीसरा है, कुछ पुच्छल तारे लंबे समय अंतराल पर दिखाई देते हैं। इसमें सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका तीनों कथन सही है, यानी पुच्छल तारे या धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के मिश्रण होते हैं जो सूर्य के सापेक्ष अनियमित कक्षा में घूमते हैं, यानी उसका कोई क्लियर पाथ नहीं है। सामान्य स्थिति में पुच्छल तारे बिना पूछ के होते हैं। पुच्छल तारे का शीर्ष को कोमा कहा जाता है। कुछ पुच्छल तारे लॉन्ग पीरियड कॉमेट जो होते हैं प्रायः लंबे समय अंतराल लगभग 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, जैसे कि हेली नामक पुच्छल तारा जो 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। इसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य अवस्थित हैं, तो यह सही है। दूसरा है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, ऐसा कैसे होगा। और तीसरा है, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण ग्रहों के टूटने से होता है। तो इसका सही कौन है? तो पहला सही है और तीसरा सही है। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह या अमांतर ग्रह का निर्माण ग्रहों के टूटने के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? सौर दिवस का तात्पर्य सूर्य द्वारा पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण काल से है। और सूर्य द्वारा पृथ्वी के सापेक्ष ऐसा थोड़ी होता है
पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण करेगा ना, उल्टा है। नक्षत्र दिवस का तात्पर्य एक मध्य रेखा पर किसी नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के मध्य का समयांतराल है। तो इसका सही उत्तर पी होगा, यानी यहाँ देखिए सोलर डे। सौर दिवस का तात्पर्य सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण काल यानी दिवस के रूप में गणना की जाती है। यह अवधि 24 घंटे की होती है, अतः पहला गलत हो गया। दूसरा है, जब कोई नक्षत्र किसी मध्य रेखा पर उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो दोनों के मध्य का समयांतराल ही नक्षत्र दिवस यानी सिडरल डे कहलाता है। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट की होती है। क्वेश्चन 10, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप दिन एवं रात होते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी क्या है, यहाँ देखिए एक गोला पिंड है, यह मान लेते हैं एक सन है, मान लीजिए यह पृथ्वी का मान लेते हैं कि यह पॉइंट है जहाँ पृथ्वी इस तरह से घूम रही है। तो यह इसका अक्ष है, यह अपने अक्ष पर घूम गया 24 घंटा में, तो क्या होगा, इसी से दिन और रात, इधर दिन है, इधर डे टाइम और इधर नाइट है। और दूसरा है, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण का परिणाम ऋतुएं एवं वर्ष है। तो यह भी सही है, क्योंकि एक यह सन है और यह पृथ्वी यहाँ पर है और यह इस तरह से क्या कर रही है, तो घूम रही है। तो इस परिणाम क्या होगा, ऋतुएं बदलेंगी और एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, एक वर्ष कहा जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे देखेंगे पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में जानेंगे। थोड़ा इसमें भी जान लेते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में 2 भिन्न तरह की गतियां करती है, एक है घूर्णन यानी अपने अक्ष पर और दूसरा है परिक्रमण यानी सूर्य का परिक्रमा। पृथ्वी के घूर्णन का तात्पर्य उसके अपने अक्ष पर घूमने से है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात की घटनाएं होती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण का तात्पर्य सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा चक्कर लगाने से है। और आपको यह भी पता होगा कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की एक बार परिक्रमा 365 दिनों में करती है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप वर्ष एवं ऋतुओं की घटनाएं होती हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 18.5 मील प्रति सेकेंड की गति से की जाती है। और इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।